बोइंग जैसी कंपनियां उस पार्ट को मैन्युफैक्चर करती, लेकिन नहीं। एक तो सबसे पहले इंडिया में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करना, और वो भी किसके लिए? ग्लोबल स्टैंडर्ड लेवल कंपनीज के लिए, जैसे एयरबस और बोइंग के लिए। 2009 में इन लोगों ने फुल फ्लेजर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। आज की डेट में ये लोग 5000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट डिजाइनिंग में काम करते हैं। जब भी कोई फ्लाइट उड़ती है तो उसके पार्ट्स, उसके कंपोनेंट काफी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश करी है कि वो पार्ट कौन मैन्युफैक्चर करता है? अक्सर लोगों के दिमाग में सवाल आएगा, या अक्सर लोगों के दिमाग में ये ख्याल आएगा कि एयरबस या बोइंग जैसी कंपनियां उस पार्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं, लेकिन नहीं। कुछ और कंपनियां होती हैं जो एक्चुअल में उस पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और फिर वो सप्लाई करती हैं एयरबस और बोइंग को। उन्हीं में से एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जो अपनी पब्लिक इशू के साथ आ गई है। आज हम उसी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये इन्वेस्टर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कंपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पे अच्छी है या बुरी है, और सारे रिस्क समझने की कोशिश करेंगे। शुरू से समझते हैं। 2006 में अरविंद मेलिगिरी ने एक सपना देखा। उसने एक चीज सोची कि क्यों ना इंडिया में एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का फैसिलिटी डेवलप किया जाए, और वो भी अच्छी क्वालिटी में और कम प्राइसिंग में। देखो, ये कोई छोटी सोच नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सपना था, क्योंकि एक तो सबसे पहले इंडिया में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करना, और वो भी किसके लिए? ग्लोबल स्टैंडर्ड लेवल कंपनीज के लिए, जैसे एयरबस और बोइंग के लिए। तो ये काफी टफ होने वाला था, लेकिन अरविंद ने ये अच्छे से किया। उन्होंने बेलगावी कर्नाटका में एक फैसिलिटी डेवलप करी। उसका नाम हुआ एक्स एरोस्पेस सेज, जो कि इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर एरोस्पेस फैसिलिटी था। यहाँ पर 30 सप्लायर, सारे इंटीग्रेटेड एक ही इकोसिस्टम है। फिर क्या हुआ? इन्होंने मशीनिंग करी, फॉर्जिंग करी, सरफेस ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, और वो सब एक छत के नीचे। ये सब चीजें समझना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एयरबस और बोइंग जैसी कंपनियां ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे काम करती हैं। उनके लिए क्वालिटी एश्योरेंस, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस और भी उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंपनीज को मीट करना बहुत जरूरी होता है। एक्स ने इन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। 2009 में इन लोगों ने फुल फ्लेजर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं, कंप्लीट इकोसिस्टम था। नंबर्स की बात करें तो 2021 से लेके आज तक कंपनी ने 25 से 30% का सालाना ग्रोथ की है। एबिटा मार्जिन भी काफी स्टेबल रहे हैं, 16 से 17% के मार्जिन इनके आज के रेट में है। उसके अलावा अरविंद इंडिया में स्टॉप नहीं हुआ। उन लोगों ने अपना ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए मल्टीपल ग्लोबल एक्विजिशंस करे। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस में, पेरिस में, टेक्सास में। उसके अलावा इन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर भी किया मगेलन एरोस्पेस के साथ। मगेलन एरोस्पेस के साथ इन लोगों ने एक एरोस्पेस प्रोसेसिंग सेंटर डेवलप किया जो कि सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं। आसान शब्दों में इन लोगों ने अपना ग्लोबल फुटप्रिंट बिल्ड किया है। इंडिया, यूरोप, यूएसए, हर जगह अपना फुटप्रिंट स्प्रेड किया है। इससे क्या होगा कि जो कंपनीज हैं या जो ओईएम्स हैं, उनको सप्लाई करना इनके लिए और भी इजी हो जाएगा। एक्स का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव है। पहला, सबसे कोर बिजनेस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग जैसी कंपनियों के लिए प्रिसीशन कंपोनेंट बनाना। ये माइक्रो लेवल प्रिसीशन होते हैं, इसमें इतना सा भी एरर अलाउड नहीं होता। जैसे कि एयरक्राफ्ट इंजन, लैंडिंग गियर, एयरप्लेन बॉडी के कंपोनेंट्स, उसके अलावा इंटरनल असेंबली। आज के डेट में ये लोग 5000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट डिजाइनिंग में काम करते हैं। इनके पास में मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्ट लाइंस अवेलेबल है जो कि ये लोग सप्लाई करते हैं, जैसे कि एयरबस 220, 320 से लेकर बोइंग 777, 737, 787, और हर सिंगल एयरक्राफ्ट में एक्वस का, यानी कि इस कंपनी का कंपोनेंट और पार्ट कहीं ना कहीं यूज हुआ है। दूसरा, एक्स के पास में 3 अलग अलग इंजीनियरिंग लेड इकोसिस्टम है। ये इंजीनियरिंग लेड इकोसिस्टम एक तो हुआ आपके कर्नाटका में, दूसरा यूएस में, और तीसरा फ्रांस में। कहने का मतलब ये है कि जो इनका मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है वो 2 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। मशीन्स की बात कर लें तो इनके पास में 200 सीएनसी मशीनें हैं जो कि सिर्फ एरोस्पेस के लिए यूज होती है। ये मशीनें काफी सोफिस्टिकेटेड होती हैं, एल्यूमिनियम, निकल, टाइटेनियम सब पे काम करती हैं। लेकिन ये लोग पैसा कैसे बनाते हैं? इस कंपनी का ओईएम जैसे एयरबेस और बोइंग के साथ में 10-10, 15-15 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले इनको एक क्वालिटी चेक, क्वालिटी एश्योरेंस से निकलना पड़ता है, वो पास करना पड़ता है, और उसमें 1.5 से 3 साल तक का समय लग जाता है। लेकिन एक बार ये क्वालिटी चेक, क्वालिटी एश्योरेंस पास हो गया तो इनके पास में 10 से 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट हाथ में होता है। इससे एज ए इन्वेस्टर अपन को रेवेन्यू की विजिबिलिटी मिलती है। अब समझते हैं कि एक्स को यूनिक क्या बनाता है, उसके स्ट्रेंथ क्या है, वो अलग क्या है उसमें। सबसे पहली चीज, डीप ओईएम रिलेशनशिप। एयरबस इसका पहला कस्टमर था और आज तक चला आ रहा है।
2023 में एएस ने अपने कई प्रोग्राम के लिए इसके साथ में 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उसके अलावा बोइंग, कॉलिन एयरस्पेस और साफरान, इतनी सारी कंपनियों के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करना, इसका मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे कंसिस्टेंटली काम हो रहा है। इसका सेकंड स्ट्रेंथ है वर्टिकल इंटीग्रेशन। एक्स एक सेल्स के नीचे सारी चीजें करता है, मशीनिंग, फॉर्जिंग, सरफेस लेवल ट्रीटमेंट, असेंबली, और एक ही जगह सारी चीजें करने का मतलब क्वालिटी कंट्रोल इजीली हो जाता है, लेड टाइम रिड्यूस हो जाता है और कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज हो जाती है। अब ये एक मॉट है, कहने का मतलब अगर एक नया कॉम्पिटिटर आना चाहे तो उसके लिए एक बहुत बड़ा बैरियर है, क्योंकि एक ही जगह सारी चीजें इंटीग्रेटेड करके करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इनके पास में यही एक एडेड एडवांटेज है कि इन लोगों ने 15 साल से इस बिजनेस का एक्सपीरियंस कर लिया है, सारे एक्सपोजर को समझ लिया है। इसकी चौथी स्ट्रेंथ ये है इंडिया का ग्लोबल सप्लाई चेन रोल। ग्लोबली एयर स्पेस इंडस्ट्री काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अब ग्लोबली चाइना से डिपेंडेंसी कम करनी है, एक्स अपने इंडिया का है, कॉस्ट इफेक्टिव है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है। उसके अलावा मेक इन इंडिया से पुश है, इंडियन गवर्नमेंट एरोस्पेस को प्रायोरिटी दे रही है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, सीएस के टैक्स बेनिफिट है। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक्स को एक ग्लोबल टेलविंग दे रही है। चौथी स्ट्रेंथ है कैपेसिटी। आज की डेट में कंपनी के पास में 2.9 मिलियन का मशीनरी आवर्स है एनुअली। ये कोई छोटा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं होता है, ये एंटरप्राइज लेवल डेवलपमेंट होता है, ये एंटरप्राइज लेवल का प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है। यहाँ पर हमको कुछ रिस्क भी समझने पड़ेंगे, कुछ चैलेंजेस हैं वो भी देखने पड़ेंगे। सबसे पहला, कस्टमर कंसंट्रेशन। आज की डेट में एक्स की 80% डिपेंडेंसी सिर्फ 3 कस्टमर्स पे ही है। कल चल के अगर कोई कंपनी अपना ऑर्डर बुक कम कर दे या इनका डिलीवरी ड्यू हो तो उससे पूरी कंपनी को अफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये बिजनेस मॉडल का पार्ट है, क्योंकि टीयर 1 एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर जनरली कस्टमर कंसंट्रेटेड होते हैं, लेकिन रिस्क तो है। दूसरा रिस्क है एरोस्पेस इंडस्ट्री सिक्लिकलिटी। एयरबस और बोइंग जैसी कंपनियों के पास में आज की डेट में 8000 से भी ज़्यादा की फ्लीट की ऑर्डर बुक है। ये बहुत पुराना बैकलॉग चलता हुआ आ रहा है, लेकिन कुछ हो जाए, इसमें कुछ चेंजेस आ जाए, क्योंकि क्या इनोवेशन आ जाए और एरोस्पेस इंडस्ट्री कहाँ बदल जाए उसका कुछ भरोसा नहीं है। और एकस की जो टेलविंग है वो एरोस्पेस इंडस्ट्री की है, तो यहाँ पर रिस्क ज़रूर कम है, लेकिन है ज़रूर। तीसरा रिस्क, कंपनी का कैपिटल इंटेंसिटी, लॉन्ग पे बैक। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में जनरली कैपिटल काफ़ी इंटेंसिव होता है और उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना स्लो होता है कि 4 से 5 साल लग जाता है पे बैक आने में। कंपनी आईपीओ का जो पैसा है वो ज़्यादातर डेट रीपेमेंट के लिए मांग रही है। कंपनी ने एक्सपेंशन के लिए डेट लिया था और अब उसका रीपे करना है। चौथा कंसर्न, कंपनी का 80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट का है, तो अगर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएट होते हैं, फिर चाहे रुपी एप्रिशिएट हो या डेप्रिशिएट हो, अगर एप्रिशिएट होगा तो रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा, अगर डेप्रिशिएट होगा तो मार्जिन इम्पैक्ट होंगे। कंपनी की हेजिंग पॉलिसी है, लेकिन 100% की प्रोटेक्शन नहीं है। चौथा कंसर्न है रॉ मटेरियल का वॉलेटिलिटी। टाइटेनियम एक्सपेंसिव है, एल्यूमिनियम के प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। अगर कल चल के इनके रॉ मटेरियल का प्राइस स्पाइक होगा तो क्या? कंपनियों के पास में पास थ्रू कॉस्ट टू कस्टमर का क्लॉज होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है, ये टाइम लैगिंग प्रोसेस है। आईपीओ स्ट्रक्चर को समझ लें तो कंपनी 720 करोड़ के इशू साइज के साथ आ रही है। ये पैसा फ्रेश इशू प्लस ओएफएस में जाएगा। फ्लैश इशू की बात करें तो 420 करोड़ का तो डेट रीपेमेंट होगा, 67 सीआर का लगभग कैपेक्स होगा, बाकी बचा हुआ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और ओएफएस में यूज होगा। कंपनी बैलेंस शीट क्लीन कर रही है, यहाँ नए एक्सपेंशन का कोई प्लान नहीं है, यहाँ पे डेट का रीपेमेंट हो रहा है, यहाँ पर ग्रोथ समझना पड़ेगा अपने। दूसरा, पोस्ट आईपीओ अरविंद के पास में 52% का स्टेक रह जाएगा, जो कि अभी है 68% का। उसके अलावा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स भी कुछ पार्शली एग्जिट ले रहे हैं। अब कंपनी के वैल्यूएशन पैरामीटर्स को समझें तो हम इसको पी रेशो के फॉर्म में इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी आज की डेट में लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन एबिटा पॉजिटिव है। तो ईवी बाय एबिटा देखें तो कंपनी स्टैंड करती है 13 to 14 टाइम्स पे, प्लस ईवी बाय रेवेन्यू देखें तो वो रहेगा 2 से 3 टाइम्स का करंट आईपीओ प्राइस बैंड पे। लेकिन वहीं अगर अपन इसका पीयर कंपैरिजन देखें डायनामिक टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी को, तो उनका 15 टाइम का एबिटा ट्रेड कर रहा है। कंपनी स्लाइटली चीपर है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, लेकिन इनको ग्रोथ दिखाना बहुत ज़रूरी है। कंपनी ने पिछले 2 से 4 साल में 25 से 30% का एनुअल ग्रोथ दिया है अपने रेवेन्यू का। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली इसी ग्रोथ को डिलीवर करती रही तो ये वैल्यूएशन रीजनेबल नजर आएंगे, अदरवाइज ये कंपनी भी महंगी दिखेगी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमको मॉनिटर करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़, ऑर्डर बुक ग्रोथ। हमको ये देखना पड़ेगा कि एक्स अपनी कॉन्ट्रैक्ट पाइपलाइन को कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना इंप्रूव कर रहा है। इससे हमारे सामने एक रेवेन्यू का पिक्चर क्लियर होगा।
केपेक्स एग्जीक्यूशन, आईपीओ का पैसा कितना और कितना सही से टाइमली मैनर पे कैपेक्स में लग रहा है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। तीसरा, मार्जिन्स, कंपनी के मार्जिन्स कितना स्टेबली चल रहे हैं या इनको कोई प्रेशर मिल रहा है। चौथा, डेट रिडक्शन, कि कंपनी टाइमली बेसिस पे कितना अपना लीवरेज को कम करती है, वो भी हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। और पांचवा, कस्टमर कंसंट्रेशन, हमको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी अपना कस्टमर कंसंट्रेशन का रिस्क कितना रिड्यूस कर रहा है, कितने कस्टमर्स के साथ में डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ एक कंक्लूजन ये है कि एकस एक गुड क्वालिटी बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप है, उसके अलावा इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है, ग्लोबल एक्सपोजर है, उसके अलावा इंडिया का एरोस्पेस इंडस्ट्री का टेलविंग है, लेकिन साथ ही कुछ रिस्क भी है, जैसे कस्टमर कंसंट्रेशन, फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क, उसके अलावा सिक्लिकलिटी। आईपीओ की अगर वैल्यूएशन की बात करें तो ना बहुत ज्यादा चीप है ना बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल के साथ में ये लिंक है। अगर कंपनी अपने ग्रोथ पोटेंशियल का एग्जीक्यूशन टाइमली करती है तो चीजें रीजनेबल नजर आएंगी। आईपीओ में इन्वेस्ट करना है नहीं करना ये आपके हाथ में, लेकिन यहाँ मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि इंडिया के एरोस्पेस इंडस्ट्री में एकस की भूमिका बहुत बड़ी है। ये उस स्टोरी की सबसे बड़ी शुरुआत हो सकती है। सही गलत बताना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर क्या डिसीजन लेना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिस्क एपेटाइट और अपनी कैपिटल के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके कॉल लीजिए। नमस्ते।